नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज मैं सबसे पहले एक बार आपसे आग्रह फिर कर रहा हूं। वो जो एक क्राउड फंडिंग की बात हुई थी, आपसे मैंने आग्रह किया था कि आप लोगों में से थर्ड आई को थोड़ा इस समय फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। जो हो पाए, लास्ट में जब कार्यक्रम खत्म हो रहा है तो उसकी एक अपील भी अलग से है, नीचे डिटेल भी दे रहे हैं किस बैंक में कैसे करना है। आप लोगों से जिससे जो संभव हो सके सपोर्ट करिएगा, तो हमारे लिए वो एक बहुत बड़ा सहारा रहेगा। आज बात करेंगे हम लोग एनईटी और जेईई के जो एग्ज़ाम अभी हो रहे हैं पूरे देश में। आप सुन रहे होंगे रोज़ पेपर में आ रहा है। एक तरफ पक्ष विपक्ष सब अपने अपने ढंग से उसको वो कर रहे हैं। ज़रा हम लोग भी समझें कि यह है क्या। देखिए एनईटी है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए होता है। ऑल ओवर इंडिया एक टेस्ट हो जाता है और इसी की बेसिस पे मेडिकल कॉलेजेस, डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन होते हैं। दूसरा है जेईई, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, जो मूल रूप से इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए एक ऑल इंडिया कॉमन एग्जाम बना दिया गया है। इन्हीं की बेसिस पे फिर ऑल इंडिया इंजीनियरिंग कॉलेज जो जो भी हैं उनमें अलग अलग जगह एडमिशन की बात होती है। एनईटी में इस साल जो अभ्यर्थी हैं या जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है वो करीब 15,97,000 हैं, 15,97,000। फॉर द पर्पज ऑफ क्या हम लोग इसको 16 लाख मान के चलेंगे। और जो जेईई में है जिसका एग्जाम 1 से 6 सितंबर के बीच में होना है वो करीब 9,53,000 हैं। हम उसको फॉर द पर्पज ऑफ कन्वीनियंस 9.5 लाख मानेंगे। तो 9.5 लाख यहाँ, 16 लाख वहाँ, तो टोटल करीब 25.5 लाख बच्चे जो इसके लिए टेस्ट देना चाहते हैं। ये उनके भविष्य की बात है। एनईटी का एग्जाम 13 सितंबर को है। अब पहले आप समझ लीजिए कि सरकार का पक्ष क्या है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको तय कर रही है और वही लीड ले रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पहला यह है कि भाई बच्चों का पहला तर्क है कि बच्चों का एक साल खराब ना हो जाए। ऑलरेडी लेट हो गया है, एग्जाम पहले हो जाना चाहिए था 2-3 महीने पहले, इस समय हम लोग लेट चल रहे हैं। तो अगर आप और लेट करेंगे तो इसकी एक डर है, इसकी एक संभावना है कि बच्चों का एक साल नष्ट हो जाएगा। हम सब लोग जो जेपी आंदोलन का समय था, अगर आपको याद हो, इमरजेंसी के समय और उसके पहले, हम सब लोग उस आंदोलन की वजह से सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो लोग निकले थे उनके एक साल खराब हुए थे। मतलब जो रिजल्ट आ जाना चाहिए था अप्रैल में, वो रिजल्ट आया था दिसंबर में, मतलब 7-8-10 महीने बाद आया था। तो उस वजह से वो एक सब जगह एक समस्या हुई थी। तो एक सेशन लोगों का नुकसान हुआ था। उसी तरह की कोई बात और है। दूसरा सरकार का तर्क ये है, और वो तर्क अभी आज जो पोखरियाल साहब जो मंत्री हैं उन्होंने दिया है, हालांकि वो तर्क ऐसे ही है। वो ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने सब जगह बात की, अभिभावकों से बात की, स्टूडेंट से बात की, और हमारा फीडबैक ये है कि सब लोग चाहते हैं कि इसमें एग्जाम हो। और इसके पक्ष में वो सबसे बड़ा तर्क ये दे रहे हैं कि एनईटी में 15,97,000 जो कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने जब एडमिट कार्ड के लिए खोला गया वो विंडो, मतलब हुआ कि एडमिट कार्ड, तो पहले 24 घंटे में 10 लाख लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए। मेरे ख्याल में ये कोई क्राइटेरिया नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें ना कोई पैसा लगना है ना कुछ होना है। जिसने भी बाकी पैसा ऐसा दे चुके हैं तो वो शायद डाउनलोड तो कर ही लेगा। और इसी तरह का तर्क वो जेईई के लिए भी दे रहे हैं कि उसमें करीब 7.5 लाख बच्चों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया। तो उनके अनुसार एडमिट कार्ड डाउनलोड करना एक तरह से ये दिखा रहा है कि वो इसके पक्ष में है और वो बच्चे या माँ बाप चाहते हैं कि एग्जाम हो। हालांकि जिसने पैसा दे दिया है वो, और अगर उसका एक प्रोसेस में आ रहा है कि डाउनलोड करिए, अभी तो जाने की बात अलग है, तो वो कैसे होगा, लेकिन वो मान रहे हैं, मंत्री जी कह रहे हैं तो हम लोग भी इसको मान लें। और इसका एक पक्ष ये भी है कि नीट का इस बार उन्होंने, क्योंकि ये था कि किसी का सेंटर कहीं है किसी का, तो नीट ये कह रही है कि मैंने 5 बार ये ऑप्शन दिया है कि आप अगर अपना सेंटर चेंज करना चाहें, तो लोगों ने चेंज किया है। और वो कुछ 99% से ऊपर लोगों का अपनी चॉइस का सेंटर मिला हुआ है, ऐसा उनका दावा है। चौथी बात यह है कि ये जब पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में गई थी कि इसको भाई पोस्टपोन कर दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था। हालांकि सबसे अच्छी बात यह थी कि जब ये खारिज कर रहे थे तो वो फिजिकल कोर्ट में नहीं कर रहे थे, वो खुद वर्चुअल कोर्ट में बैठ के कोविड के डर से वो उन्होंने, मतलब जिससे आपस में संपर्क में नहीं आया, उन्होंने वर्चुअल कोर्ट में बैठ के इसको खारिज कर दिया था कि नहीं आप
आप फिजिकल एग्जाम कराइए। अब इसका विरोध में है, मतलब ये तो हो गए पक्ष की बातें कि होना चाहिए। विरोध में मैं सबसे पहले एक ट्वीट, चूंकि वो बीजेपी के ही समर्थन मतलब वो समर्थक एमपी हैं, सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट है जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई जब 11 स्टेट गवर्नमेंट ये चाह रही हैं कि इसको पोस्टपोन कर दिया जाए तो पोस्टपोन करने में क्या दिक्कत है, और स्टेट गवर्नमेंट तो अपने लेवल पे फिर वो ना कराएं वहाँ एग्जाम, कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं। दूसरा, वो जो कांग्रेस की इस समय की जो अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी जी, उन्होंने कल कुछ चीफ मिनिस्टर्स, खास करके वो चीफ मिनिस्टर जो जहाँ पे कांग्रेस का राज है, वो जो चारों राज्य पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पांडिचेरी, और जहाँ कांग्रेस के समर्थन से सरकार है महाराष्ट्र और झारखंड, और ममता बनर्जी भी वेस्ट बंगाल की, उनसे एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की और उनसे उनका व्यू भी जाना। उसी बिना पे फिर बात करके आज 6 राज्यों ने, पांडिचेरी को छोड़ के बाकी सब राज्यों ने मिलके एक जॉइंट पिटिशन फिर से सुप्रीम कोर्ट में लगाई है फॉर रिव्यू ऑफ देयर डिसीजन, जो उन्होंने कहा था कि नहीं, पोस्टपोन करने की जरूरत नहीं है। हालांकि बीजेडी के नवीन पटनायक भी इसका अपोज कर रहे हैं, लेकिन वो अभी वो नहीं गए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गए हैं इनके साथ। हेमंत सोरेन जी का एक वक्तव्य आया है और सब जगह वायरल भी हो रहा है, जिसमें हेमंत सोरेन जी ये बार बार कह रहे हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट से उन्होंने बात की, क्योंकि उनका कहना यह है कि हमारे यहाँ छात्र एक जगह से दूसरी जगह आए जाएंगे कैसे, क्योंकि उनके यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो पूरी तरह से ऑपरेटिव नहीं है। हालांकि बहुत से राज्यों में, और भाजपा राज्य के भी जो राज्य हैं उसमें भी पूरी तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट वापस पटरी पे नहीं आया है, रिस्ट्रिक्टेड वे में कुछ कुछ बसें चलाई जा रही हैं। दूसरा जो ऑब्जेक्शन है वो ये है कि ये जब बच्चे आएंगे तो रुकेंगे कहाँ, क्योंकि इस समय कोरोना में जो अपने रिश्तेदार भी हैं, वो भी रिलेटिव्स भी नहीं चाह रहे हैं, रिश्तेदार भी नहीं चाह रहे हैं कि आप कोई उनके घर में आके कोई बाहरी व्यक्ति रुके 1 दिन 2 दिन के लिए, क्योंकि कोरोना का कहीं खतरा भाई उस तरह का खतरा है कि कोरोना ना आ जाए उससे। तो इस समय रिलेटिव्स भी या दोस्त मित्र भी नहीं चाहते हैं कि आप उनके यहाँ आके रुकें, तो होटल में रुकना पड़ेगा। अब होटल की दूसरी एक समस्या ये है, उससे रिलेटेड समस्या है कि आज जो ज़्यादातर होटल चल रहे हैं वहाँ पे उस लोकल हॉस्पिटल, उस जगह के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ, जो डॉक्टर के साथ जो स्टाफ है, वो लोग उस होटल को ऑक्यूपाई किए हुए हैं। तो अगर आप इतने ज़्यादा बच्चों को बुलाएंगे या वो करेंगे तो 2 दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत यह है कि आप या तो उस होटल को पूरी तरह से खाली कराएंगे, तो वो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल जिनकी ज़्यादा ज़रूरत है वो लोग कहाँ जाएंगे, और अगर आप खाली नहीं कराएंगे तो फिर उनका इनसे इंटरेक्शन होने का होगा, ये उनसे ऑलरेडी एक्सपोज्ड हैं उस तरह के मरीजों से, वो एक अलग वो है, तो वो रुकने की भी एक समस्या है। एक और इसमें इशू है कि ये 13 सितंबर को जैसे NET है, अब आज की तारीख में तो हमें नहीं मालूम है ना कि कौन सा रेड जोन होगा, कौन सा कंटेनमेंट जोन होगा, क्योंकि वो रेड जोन हो गया। अब अगर 11 तारीख या 12 तारीख या 10 तारीख को जहां इनका सेंटर जहां पे भी है वो रेड जोन में आ गया, अब रेड जोन का आप समझ रहे हैं, उस एरिया में फिर जा नहीं सकते हैं, फिर कर्फ्यू लग गया है, फिर ये लग गया, तो वो कैसे मूवमेंट होगा, क्योंकि आज की तारीख में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि कौन सी जगह पे रेड जोन होगा या कंटेनमेंट जोन होगा, वो तो डिपेंडिंग ऑन वहाँ के कोरोना केसेस कैसे, तो वो इशू भी है। तो ये बातें इसके अगेंस्ट हैं कि इस वजह, इन कारणों से इसको पोस्टपोन कर देना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। एक लेकिन सबसे विचित्र बात यह है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ये जो उनके पास पिटीशन गई थी इसको पोस्टपोन करने के लिए कि हम उसको एंटरटेन नहीं करेंगे, उसको रिजेक्ट कर दिया। दूसरी तरफ जैसे यूपी हाईकोर्ट जो है, मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट बोलते हैं, उसने कल ही परसों 1-2 दिन पहले कहा है कि भाई सरकार तुरंत लॉकडाउन कराने की कार्रवाई शुरू करे, और अगर सरकार नहीं लॉकडाउन करती है तो 15 दिन के लिए कोर्ट के आदेश से फिर लॉकडाउन होगा। मतलब एक तरफ से समस्याएं इतनी ज्यादा बढ़ी हुई हैं कि कोर्ट को लग रहा है कि इस समय लॉकडाउन होना चाहिए। तो अगर एक तरफ एक कोर्ट कह रहा है कि कोई जरूरत नहीं है इसको, मतलब पोस्टपोन करने की कोई जरूरत नहीं, एक तरफ एक कोर्ट कह रहा है कि नहीं नहीं इस समय लॉकडाउन की आवश्यकता है, ये हो गया गिवन फैक्ट्स। अब क्या कहां पे खेल है वो जरा आप समझने की कोशिश करिए। सबसे ज्यादा कीन कौन है? जैसे जब शराबबंदी को हुई थी और सब लोग अमन चैन से थे, उस समय जब शराब खोली गई तो सबसे ज्यादा कीन कौन था? शराब के मैन्युफैक्चरर और शराब के डिस्ट्रीब्यूटर, जो शराब की दुकान वाले थे। उसी समय इस समय जो सबसे ज्यादा इस समय जिनको यह है कि एग्जाम हो जाए, वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज वाले जिनकी बड़ी संख्या है, और कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले। मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम मैंने जानबूझ के लिया।
आप लोगों की जानकारी के लिए जरा ये भी आप एक एंगल समझ लीजिए क्या है। जैसे इस समय देश का जो सबसे बड़ा कोचिंग हब है वो कहां है? वो है कोटा, राजस्थान। और फिर कोटा के बाद फिर सीकर में भी, जोधपुर में, अगल बगल, लेकिन जो सबसे ज्यादा वो है कोटा में। देश के जो मैं कुछ प्रमुख उनके नाम ले रहा हूं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, एलन नंबर 1 पे है, आकाश है, फिटजी है, रेजोनेंस है। ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये बिल्कुल हो सकता है कि 1000 में वो ना हो, लेकिन लगभग एलन में ऐसा माना जाता है कि करीब करीब 1 लाख स्टूडेंट्स एलन में कोचिंग लेते हैं। रेजोनेंस में जैसे करीब करीब 45,000 स्टूडेंट्स कोचिंग लेते हैं। अच्छा, अब आप ये समझिए कि इनकी फीस क्या है। एलन की, मतलब इन सब जगहों की फीस रफली 1.5 लाख रुपया है। ये सिर्फ फीस की मैं बात कर रहा हूं, रहने और खाने का वो खर्च अलग है। तो अब इसको बच्चे कैसे अफोर्ड कर रहे हैं, माँ बाप कैसे अफोर्ड कर रहे हैं, वो अपने में एक बात है, लेकिन 1.5 लाख पर बच्चा, और अगर उस इंस्टीट्यूट में 1 लाख बच्चे हैं तो ये 1500 करोड़ का, मतलब ये करीब करीब 1500 करोड़ का बिजनेस है। और अगर ये एग्जाम हो या ना हो, इस पे इफेक्ट पड़ेगा। बहुत से जो इस समय है, जो एलन के बारे में कुछ मेरे जानकार हैं, उन लोग बता रहे हैं कि नहीं, एलन तो अपने जो फैकल्टी उनको उनकी सैलरी अली दे रहा है, लेकिन ज़्यादातर जगह अब सैलरी देना बंद हो गया। वो लोगों की भी मुश्किल में उन लोग हो रहे हैं। अब इसका सल्यूशन क्या है? क्योंकि ये सब तो समस्याएं बताएं, हम लोग कहेंगे भाई सल्यूशन बताओ। तो सबसे पहला एक ये कहा जा रहा है कि भाई जो जान है तो जहान है। मतलब आज हम अपनी जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है कि 1 साल बचाना ज़्यादा ज़रूरी है? तो उसमें सोल्यूशन ये हो रहा है कि भाई इसको अभी तो पोस्टपोन कर दिया जाए, और जब भी इसको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद हो, तो इस कोर्स को, जैसे जो 5 साल में पढ़ाई होती है, उस सारे कोर्स को ले आके 4 साल में पढ़ा दिया जाए। जो 4 साल की पढ़ाई होती सब कुछ इस तरह के भी लोग अपने अपने सुझाव दे रहे हैं। लेकिन ये प्राइमरली गलत बात है कि अगर कोई घुट्टी तो है नहीं कि ज़्यादा पिला दो इनको, वो कर दो। अरे भाई, अगर एक कोई पढ़ाई 5 साल तक पढ़नी होती है तो उसको 5 साल तक पढ़ना ही होता है। आप उसको खींच के महीना 10 दिन आप कम कर सकते हैं ऐसा वो, लेकिन आप 6 साल के 5 साल के कोर्स को 4 साल में थोड़ी बढ़ा सकते हैं। तो एक तो मेरे हिसाब से ये सोल्यूशन नहीं है। एक ही सोल्यूशन है जो मेरी समझ में है कि पहले, अगर आपको याद हो, ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, खास करके प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो तो अभी हाल फिलहाल तक मेरिट पे वो होता था, एडमिशन होता था। मेरिट पे एडमिशन मतलब जो 10+2 की आपके मार्क्स आते थे, उन मार्क्स की बेसिस पे आपको वहां एडमिशन कर लिया जाता था। और वो आपके कोटा वोटा, जो उसके अंदर कोटा है कि भाई इतने बैकवर्ड, इतने शेड्यूल कास्ट, इतना, वो आप अपना चलाते रहिए। लेकिन आज की तारीख में क्या दिक्कत है, अगर 10+2 के जो भी मार्क्स आए हैं बच्चों के, उसकी बेसिस पे आप उनका एडमिशन कर दीजिए। आप क्यों एग्जाम कराना चाहते हैं? क्योंकि 10+2 के में भी वो बच्चे एक एग्जाम तो दे के आ रहे हैं ना, उनको एक नंबर मिला है, किसी को 70%, किसी को 80%, किसी को 100%, जो भी मिला है, लेकिन एक एग्जाम फेस करके आ रहे हैं ना। तो वाई यू आर हैविंग वांट टू हैव अ सेकंड एग्जाम? और उसका कारण यह है कि कुछ लोग, अच्छा, अब कुछ लोग ये कहते हैं नहीं वो एग्जाम ठीक नहीं, वो लोग नकल करते हैं, या वो, तो आप अपने ही कंडक्ट किए हुए एग्जाम को डाउट कर रहे हैं। क्योंकि आप ये कैसे कह सकते हैं, अगर कोई 10वीं या 12वीं पास है और उसके नंबर कह रहे हैं 75%, तो 75% है। अब आप ये कहना कि नहीं वहां नकल होती है, तो ठीक बात नहीं है। अच्छा, फिर आप क्या कर रहे हैं? मतलब यहां तो आपने कर लिया एनईटी और जेईई से, और बाकी जगह जहां मार्क्स बेसिस पे एडमिशन हो रहा है, मतलब ये लोग एलिजिबल हैं या नहीं है, ये इस लायक हैं कि नहीं, आप वो कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज ये बताइए, जो मेरिट से जो लोग, मतलब पहले जो मार्क्स बेसिस पे जो एडमिशन होता था, क्या कोई ऐसी जगह आपको डॉक्टर मिल रहा है कि जिस डॉक्टर ने कहा कि नहीं वो खराब डॉक्टर था? भाई, अगर उसकी स्किल आज थी, वो डॉक्टर आज की तारीख में 50-60 साल के होंगे जो इस समय प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या उस समय के लोग जो इस तरह के से एडमिशन हुआ था कि उनकी स्किल खराब थी? देखिए, अब मर्म की बात यह है कि मुख्य खतरा उस कोचिंग माफिया कह लीजिए, कोचिंग इंडस्ट्री कह लीजिए, कोचिंग उद्योग कह लीजिए, उनको है। उनको यह डर है कि अगर इस साल एक बार एक्सेप्शन कर दिया गया कि नहीं इसको मेरिट बेसिस पे कर दे रहे हैं, जो ज्यादा फेयर होगा, तो फिर सब लोग ये पूछेंगे अगले साल कि भाई ये फिर मेरिट ही बेसिस पे क्यों नहीं? क्योंकि फिर वो जो उनको 1500 करोड़ एक कोचिंग को मिलते हैं और
फिर उसके अलावा जो बच्चे वहाँ रहते हैं, जो कमरा लेते हैं, जो खाना खाते हैं, जो बाकी खर्च करते हैं, वो अलग है। तो मूल बात यह है जो मेरी समझ में है कि ये कोचिंग वालों का इतना ज़्यादा प्रेशर है, और जैसे प्रेशराइज करके शराब वालों ने अपना रास्ता करवा लिया था, दुकानें खुलवा दी थी, लॉकडाउन हो चाहे कंटेनमेंट हो, सब जगह शराब की दुकानें मिलेंगी, उसी तरह से ये कोचिंग वालों का भयंकर प्रेशर है सरकार के ऊपर कि आप इसको पोस्टपोन ना करिए, क्योंकि अगली कोचिंग शुरू होगी, पैसा अब अगला एडमिशन कराना शुरू करें तो वो पैसा है। और दूसरा उनको खतरा ये लगता है कि एक बार अगर मेरिट के नाम पे फिर से हो गया तो लोग फिर ये कहने लगेंगे कि मेरिट ही पे एडमिशन होना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।